नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बांबू। अपना फर्स्ट ग्रेड का आज पेपर हो चुका है। बहुत शानदार पेपर आरपीएससी ने पूछा है और मैंने पहली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च किया था। आप विश्वास करो, यकीन करो, मैं आपको प्रूफ आज शाम को टेलीग्राम पे भेज दूंगा। यानी अपने जो कॉमन सिलेबस है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का, उसमें से 95% क्वेश्चन अपने एज इट इज, यानी बिल्कुल डाटा भी चेंज नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन आपके अपने नोट्स में से पूछे गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक आईआईटीएन टीचर अपना पूरा अनुभव झोंक दिया इस पेपर में। मैंने कोशिश की थी कि पहली बार मैं ऐसा आपके बीच में ऐसा कोर्स लॉन्च लेकर करूं कि जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आरपीएससी पूछे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आईआईटी का अनुभव, पूरा का पूरा अनुभव आपके काम आ रहा है। यानी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि यदि फर्स्ट ग्रेड में अपने 95% क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यकीन करना आप सेकंड ग्रेड में 45 में से 45 क्वेश्चन आपको चमकेंगे। ये एक ऐसे नॉर्मल में ये नहीं बोल रहा कि वाह वाह करने के लिए, ये मेरे पूरा आज तक का जितना भी मेरा अनुभव है आईआईटी पास करने का, नेट जेआरएफ का, इसके अलावा कॉलेज प्रोफेसर का, इसके अलावा राजस्थान में 2 गवर्नमेंट जॉब का, एचसीएफ अफआरओ का, यानी खूब सारा जो मैंने आज तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी थी, मैं ये चाह रहा था ये केमिस्ट्री आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। और इसमें आज जब मैंने पेपर देखा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि जो अपन कंटेंट करवा रहे हैं डिट्टो आरपीएससी वैसा वैसा कंटेंट पूछ रही है, बिना कोई अपने हवाबाजी के। नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सिलेबस करवाया है और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आए हैं। और ये आज शाम को मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा भी आपके आरपीएससी में जो अपना कोर्स है उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज से भी पूछे हैं। टेस्ट सीरीज के मैंने अभी अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ में, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। यानी टेस्ट सीरीज में भी आपके डाटा चेंज नहीं हुए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट ऐसे लग रहा है कि आरपीएससी ने अपनी टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चन उठाए हैं। तो अब अपन बात करेंगे केमिस्ट्री सॉल्यूशन का। बेहतरीन सॉल्यूशन एक आईआईटीएन के द्वारा आपके बीच में लेके आया हूँ। आप सभी अपने जो भी साथी पेपर देख के आए हैं, एक बार आप अपना पेपर मैच कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी गलत हो रहे हैं, किस वजह से गलत हो रहे हैं। मैं डिटेल आपके बीच में सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अपना जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 से देखो, 8 नंबर में पूछ रहे एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सा अनुमत नहीं है। अनुमत नहीं है, मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि एन की वैल्यू एक सेकेंड, एन की वैल्यू क्या होती है सर? एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा और बाकी सभी हो सकती है। एल की वैल्यू -0 से n-1 होती है और एम की वैल्यू क्या होती है? -l से +l के बीच में होती है। अब देखो भाई, इनको ऑप्शन को चेक करो आप। एन की वैल्यू 3 पॉसिबल है। जब एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू क्या आएगी सर? 0, 1 और 2। क्या एन की वैल्यू एल से ज्यादा हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आपका मैच नहीं कर रहा। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 0.6 kg की एक गेंद 100 मीटर पर सेकंड की गति कर रही है। आपको लेमडा पूछा हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। लेमडा बराबर क्या होगा? H/mv। लेमडा का एच के फॉर्मूला लगाओ। एच की वैल्यू क्या होगी? 6.6 इंटू 10⁻34 और एम की वैल्यू दी हुई 0.66 इंटू वी की वैल्यू दी हुई है 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10⁻35 आ जाएगा। फिर आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम एंड थैलियम के द्वितीय आयनन विभव का घटता हुआ क्रम है। तो ये देखो, ये मैंने आपको करवा रखा है। इसका आंसर क्या आएगा? बोरोन, उसके बाद में थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इनिडियम, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर देखो, निम्नलिखित में से कक्षों की ऊर्जा का सही क्रम है। सही क्रम मैंने आपको क्या बता रखा है? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n+l मान। और यदि आपका n+l क्या हो? समान हो, तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। आप इसमें n+l रखोगे तो ये देखो, f के लिए l की वैल्यू 3, 4 + 3 7, d के लिए l बराबर 2, तो 5 + 2 7। ये 6 के लिए यानी 6+1, तो ये भी 7 और ये भी 7, सबके लिए 7 7 है। जब सबके लिए 7 है तो हमें पता है n का मान ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। n का मान किस में से ज्यादा है सर? 7 में सबसे ज्यादा है, फिर 6 में, फिर 5 में, फिर 4f में। तो ये कौन सा मैच कर रहा है आपका? 4f, 5d, 6p, 7s, यानी आपका सेकेंड आंसर आएगा। फिर पूछा बोरी कमल। बोरी कमल क्या होता है भी? H3BO3। मैंने आपको बहुत बार करवा रखा है भी। इसको आप कैसे लिख सकते हो? BOH3। ये H2O के साथ में रिएक्शन करता है और आपको क्या बनाता है? BOH की होल पावर 4 माइनस प्लस H प्लस। देखो, ये आपने क्या करता है? H2O से H+ देता है, ये खुद H+ नहीं देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटिक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है भी? लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सर लुईस एसिड बोलते हैं।
तो देखो दुर्बल एक क्षारीय अम्ल है बिल्कुल, ये देखो एक आपका प्रोटॉन दे रहा है तो इसको बोलते हैं वीक मोनोबेसिक्स। फिर इट इज ए नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, ये कोई भी प्रोटॉन नहीं देता। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ H प्लस जो H2O का है, H2O से लेता है, H प्लस देता है, H2O का OH माइनस खुद लेगा और H प्लस को दे देगा, और ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्या ये ट्राई बेसिक होता है, क्या नहीं होता। ये आपको देखने में से हो सकता है कि 3 H प्लस है तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये H प्लस देता है, नहीं, ये खुद H प्लस नहीं देता, ये H2O का H प्लस देता है। ये बहुत बार मैंने करवाया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ABC। आगे देखो भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, इसकी +3 होती है, इसकी +4 होती है, इसकी +5 होती है, यानी 1 3 4 5, तो 4 3 2 1 आ जाएगा, 4 3 2 1 यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एलिमेंट और आईयूपीएसी नेम, एन नील ट्राइलियम यानी 103, फिर ये आ गया 108 ऑक्टियम, ये आ गया एन 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 1 फिर एन यानी 111, फिर एन नील बाई एम यानी 112। 103 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोरेंसियम, यानी इसको क्या बोलते हैं लोरेंसियम, ये फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें। फिर एन नील ऑक्टेम को क्या बोलते हैं हेसियम, इसको क्या बोलते हैं हेसियम, मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके 4 आएगा। ये हेसियम कहाँ पे है सर, हेसियम थर्ड में है। फिर आपका आ गया 111, 111 का मैं नहीं पता, लेकिन एन नील बाई एम 102, सॉरी एन नील है ना 102, 102 का क्या होता है सर, 102 का नोबेलियम होता है, तो ये आ जाएगा सेकंड। तो फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, इसका क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। आगे देखो वर्ग 13 में त्रिसंयोजित एनाइनों के स्थायित्व क्रम है, मैंने आपको करवा रखा है बीएल गंगवाली थलमंडी, नीचे जाओगे आप तो प्लस जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम होगी। हमें क्या पूछा है, हमें त्रिसंयोजी यानी +3 की, हमें पता है +3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसकी आपका क्या होगा नीचे जाने पे, ग्रुप में आप नीचे जाओगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, तो यानी बोरोन का आपके सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम की, फिर आपके गनेडियम की, फिर इंडियम की, और फिर थेलियम की। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या सर, ये ऑप्शन आपको सेकंड दिख रहा है। फिर देखो Cl2 को NaOH ठंडा के साथ में, यानी ठंडा व तनु, मैंने खूब बार आपको करवाया, इससे क्या मिलता है NaCl + NaOCl, और जब हीट करोगे गर्म करोगे, गर्म में क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है तो ये ज्यादा वाला प्रोडक्ट बनाता है, NaClO3 बनाएगा, तो ए क्या बनाएगा NaOCl और बी क्या बनाएगा NaClO3। कैसा ऑप्शन है सर, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो निम्न में से कौन से हैलोजन की ऑक्सीकरण क्षमता, हमें पता है कि F- सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। F- क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, F2 क्या होता है सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगले का क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है, खुद का क्या करता है रिडक्शन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो F2 की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी और I2 की सबसे कम होगी, और ये क्या होगा लोअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो FClBrI इसका आंसर आ जाएगा। फिर 3D श्रेणी का कौन सा संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संक्रमण तत्व पूछा इसने, मैंने आपको करा रखा है, एक तो स्कैंडियम एक जिंक है। जिंक क्या होता है सर, जिंक ये संक्रमण एलिमेंट नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये संक्रमण तत्व नहीं होता, मैंने आपको करवा रखा है। Zn Cd और Hg इनमें क्या होता है D10 होने की वजह से संक्रमण श्रेणी में नहीं आते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्कैंडियम, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यौगिक COCl2 En के होल्ट वाइज Cl का IUPAC नाम है, क्या करते हैं भाई इसमें, सबसे पहले इसको देखो भाई, ये इसको कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो देखो आपका क्लोरो पहले आएगा फिर En पहले आएगा, क्लोरो को क्या लिखेंगे सर क्लोरिडो लिखेंगे, क्लोरिडो, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 20 एथेन, एथेन 1 2 डाइएमीन, एथेन 1 2 डाइएमीन। देखो इसमें क्लोरो पहले आएगा, बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे एथेन से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले क्लोरो आएगा फिर आपका 20 आएगा, डाई क्लोराइडो 20 एथेन 1 2 डाइएमीन, कोबाल्ट सेकंड, नहीं कोबाल्ट सेकंड नहीं आ सकता, कैसे सर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप X प्लस, क्लोरीन की कितनी होती है -1, -1 इंटू 2, En क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बराबर, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना सर, इसका माइनस होगा तो इस पे चार्ज कितना +1 यानी +1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए +3। ऐसा कोई नाम सर, ये देखो फोर्थ ऑप्शन आपको +3 भी दिख रहा है, डाइक्लोराइडो 20 एथेन 1 2 डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड आएगा। आगे देखो 20 नंबर, निम्न में से स्पीसीज जिसका केंद्रीय परमाणु के लिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है, ज्यामिति के लिए क्या करते हैं सर, लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, सीधा सीधा आपने देखा होगा XEF4 ऐसी आपकी शेप दिखेगी, और ये आपकी ये लोन पेयर है, लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे तो ये क्या दिखेगी वर्गाकार प्लेनर, तो इसका मतलब ये वर्गाकार प्लेनर है। ये आपकी कौन सी होती है डेकुली शेप की होती है, ये आपकी sp3 है, तो ये कौन सी होगी चतुष्फल की होगी।
क्यों होगी भी, क्यों Ni क्या है सर, Ni 3D का एलिमेंट है और साथ में Cl है। Cl हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो ये चतुष्फलकीय होगा। जबकि Pd क्या है सर, 4D और 5D वाले, 4D और 5D में चाहे आपका कौन सा भी वीक लिगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, हमेशा क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति बिहेव करेगा और इसमें क्या आएगा आपका DsP2 संकरण आएगा। तो देखो DsP2 का क्या हो जाएगा, वर्ग समतुल्य आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 1 और 4। 1 और 4 कैसा ऑप्शन है सर, सेकंड ऑप्शन है। आगे देखो, ZR और HF का पृथक्करण करना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, मैंने आपको बता रखा है 4D और 5D का क्या होता है भी, आकार लगभग लगभग समान हो जाता है। किसकी वजह से, लेंथेनाइट संकुचन की वजह से 4D और 5D का आकार समान होता है। तो ये बात सही है, क्योंकि HR और HF आवर्त श्रेणी के एक ही वर्ग में होते हैं। देखो नीचे ZR ऐसे आपने पढ़ते हैं, HF नीचे जाओगे तो ये दोनों आपको 4D और 5D एलिमेंट है। बिल्कुल सही बात है, एक ही आवर्त श्रेणी के वर्ग में है, इनका वर्ग सेम है और इनका आकार भी लगभग समान होता है, जिसकी वजह से इनका पृथक्करण करना कठिन होता है। ये बात भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो, कोलाइड एंटीमनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। एंटीमनी का यूज किस में करते हैं, काला जार में करते हैं। किस में करते हैं भाई, काला जार में करते हैं। संकुल COCl3.4NH3 AgNO3 के विलयन के साथ 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl का मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर एक Cl आना चाहिए। तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना होगा NH3 की होल पावर 4 और ये देखो बाहर एक आपका Cl आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा सर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सर, ऑप्शन अपने को थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। नेटवर्क ठोस कितना इजी क्वेश्चन है, नेटवर्क ठोस सीधा सीधा आपका ALN आ जाएगा, ALN। इसके बाद NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं। मैंने आपको दो तरीके से बता रखा है, एक तो आपका क्या होता है मेटल एक्सेस होता है, डिफेक्ट, एक आपका मेटल में जो डिफेक्ट, जो मेटल की डेफिशिएंसी की वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। जब मेटल कम हो, मेटल की डेफिशिएंसी हो, तो उसमें आपका क्या होता है, एफ सेंटर जनरेट होता है। और जब मेटल एक्सेस हो, मेटल एक्सेस हो तो उसका एग्जांपल मैंने आपको करवा रखा है, कौन सा होता है, NaCl वाला होता है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये आपको NaCl वाला एग्जांपल पूछ रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, मेटल एक्सेस है, यानी धातु आदि के दोष होता है। आगे देखो भी, विभिन्न प्रकार के जालकों की संकुलन क्षमता कितनी बार करवा दी, SCC, BCC, FCC 52.4, 68 और 74, याद ही हो गया होगा आपको। तो SCC सबसे कम होगा, यानी सबसे ज्यादा FCC होगा, फिर BCC, FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक, यानी सेकंड ऑप्शन। निम्न में से धनात्मक सोल, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आपको मैंने करवा रखा है, जो भी आपका डॉट XH2 आ जाए, मेटल के साथ में कोई भी XH2 आ जाए, आपका पॉजिटिव सोल आएगा, पॉजिटिव सोल। और स्टार्च वगैरह ये क्या होंगे, नेगेटिव सोल। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पॉजिटिव सोल। TiO2 क्या होता है सर, मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा पॉजिटिव देते हैं, जबकि मेटल के सल्फाइड क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं। आपको इसमें क्या पूछा हुआ है, धनात्मक, तो छांट लो भाई, 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ACD, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28, 100 ग्राम विलायक में 1.8 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना बढ़ जाता है, 0.1। क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, डेल्टा TB बराबर आयोडा इंटू KB इंटू M। अब ग्लूकोज क्या होता है, इसके लिए आयोडा 1 होता है। डेल्टा TB का आपका क्या दे रखा है, 0.1। डेल्टा TB का मान कितना दे रखा है, 0.1 बराबर 1 इंटू KB का मान हमें पूछा हुआ है M कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन सोलवेंट का भार। मोल कैसे निकालेंगे सर, 1.8 ग्राम अपॉन इसका भार कितना होता है, मोलिकुलर वेट 180 इंटू आपका विलायक का भार कितना है, 100 ग्राम, और हमें पता है ग्राम में हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 1.8 है, एक ये हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1000 से 1000, 18 से ये आ गया 10, तो केबी का मान आ जाएगा 0.1 इंटू 10, यानी आपका 1 आ जाएगा। एक वाला कौन सा है भाई, सेकंड ऑप्शन है। 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलयन का माक अवनमन होगा, कुछ नहीं है भाई, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। KF का मान कितना है, 1.86 इंटू M का मान क्या होगा सर, 50 ग्राम है, अपॉन इसका भार कितना होगा, इसका 24 होगा, इसका 6 होगा, इसका 32 होगा, 30 और 62 आ जाएगा, इंटू M का मान हो गया सर 500 ग्राम है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको आप करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर देखो 1.86 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 62, इसको हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 62 से आप करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 केल्विन। कितना इजी क्वेश्चन है अभी। एथेनॉल व एसीटोन का विलयन अनादर्श विलयन के रूप में बिहेव करता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको करवा रखा है। एथेनॉल और एसीटोन के बीच में बॉन्डिंग होती है तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, कौन सा होता है, पॉजिटिव। राउल्ट से कौन सा विचलन शो करेगा, पॉजिटिव विचलन शो करेगा। ये विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो करता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन एकदम सही कथन है इसके, तो ए और बी दोनों सही है। मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि 150 क्वेश्चन अपने को करने हैं, तो अपने ये चाह रहे कि कम समय में अपने क्वेश्चन भी सही हो जाए और आपके कंसेप्ट भी साथ साथ चलते रहे।
आगे देखो भी 31 नंबर, तन्नु विलियन के लिए कवतना का union, देखो भी क्या है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है, आयोडा इंटू के बी इंटू एम। ये किसके समानुपाती होगा सर, ये एम के। एम क्या होती है सर, यहाँ पे मोल लता होती है। क्या होती है भी, मोल लता होती है, तो मोल लता आ गया। आगे देखो 1 लीटर 98% W/W H2SO4 जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है, N इंटू डी इंटू 1000/100। एन का मान कैसे निकालेंगे सर, बार बार कितना आ गया 98 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना आएगा 98 इंटू डी, डी कितना है 1.84 इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा 100। 98 से 98 कैंसिल, ये 100 से आपका 10 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 18.4। कौन सा आंसर अभी, फोर्थ ऑप्शन। अनुसंख्यक गुणधर्म जो बहुलकों के अनुसरण अनुबार ज्ञात करने में एज इट इज लाइन, अपने ऐसे लग रहा है बिल्कुल, ऐसे कई बार मेरे को फील हुआ जब मैंने ये पेपर देखा तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपने जो केमिस्ट्री कोर्स है वहां से डिट्टो लाइन उठा दी। मैंने आपको सीधा सीधा लिखवा रखा है, परासरण दाब आपका क्या होता है, बहुलक और प्रोटीन के मोलिकुलर वेट को ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। आगे देखो अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्तता अर्थात अस्वतः, यानी आपको स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस इसका पता लगाना है। देखो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी, डेल्टा जी मैं एक बार इसका चेंज कर देता हूँ, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है सर, डेल्टा एच पॉजिटिव है माइनस टी। डेल्टा एस का मान क्या है सर, डेल्टा एस का मान नेगेटिव है, तो देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप चाहे कौन सा भी टेम्परेचर यूज कर लेना, ये नेगेटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा भी टेम्परेचर यूज कर लेना, डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी सभी ताप पर आपकी क्या होगी, अस्वतः रिएक्शन होगी, सभी ताप पर अस्वतः रिएक्शन होगी। वुड अभिक्रिया क्या होती है, वुड अभिक्रिया RX प्लस 2Na और इसके भी 2 मोल और क्या बनता है RR। अब ये X जितने जल्दी टूटेगा उतने ही आपका क्या होगी, इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। हमें पता है RX जल्दी कौन टूटेगा, जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा हो, और लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है, RI वाला ज्यादा अच्छा होता है, तो RI फिर RBr फिर आपका RCl आ जाएगा, IBrCl यानी सेकंड ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपके सेकंड ग्रेड या फिर लेब असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर चल रहा है। आगे देखो 36, वह निकाय जिसमें निकाय और प्रवेश के मध्य द्रव्य विनिमय यानी मास का क्या होता है, एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन ऊर्जा का एक्सचेंज होता है। सीधा सीधा आपको करवा रखा है क्लोज सिस्टम। जो क्लोज सिस्टम होता है ना, क्लोज सिस्टम में आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, लेकिन आपकी ऊर्जा एक्सचेंज सॉरी मास अपना मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, बंध निकाय। वह संबंध जो उष्मागतिकी के प्रथम नियम को निरूपित करता है, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। द्रव्यमान और आयतन गहन यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या, नहीं गलत बोल दिया इसने। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो आपको चाहे आप उसमें डिवाइड करो चाहे उसमें भाग करो वो आपका फिक्स रहनी चाहिए। अब जैसे एक कमरा है, एक कमरे का आयतन 10x10 का कमरा है तो उसका आयतन 100 होगा सपोज करो। यदि आप 5x5 का कमरा लोगे तो उसका आयतन 25 हो जाएगा, यानी आयतन आपका चेंज हो रहा है। जब आप क्वांटिटी चेंज कर रहे हो तो आयतन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। गहन गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, नहीं, गहन गुण जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करता, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों आपके गलत है, ये ऑप्शन। आगे देखो भाई 39, अगर किसी निकाय में दी गई उष्मा का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी क्यू की मान कितना आ जाएगा 35 जूल, और निकाय द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, यानी 15 जूल नेगेटिव में आ जाएगा। तो निकाय में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा, यानी डेल्टा यू बराबर क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का मान 35 और डब्ल्यू का मान -15, टोटल क्या आ जाएगा 20 जूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के अंदर 20 जूल। आगे देखो समपक्ष ब्यूट 2 इन OSO4 के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल अपघटन देता है। मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी ATM, एक ट्रिक मैंने आपको लिखाई थी ATM। ए का मतलब होता है एंटी, टी का मतलब होता है ट्रांस, और प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, मिजो। OSO4 मैंने आपको बार बार करवा रखा है, ये सीन एडिशन करता है, तो एंटी की जगह ये क्या करता है, सीन एडिशन करता है। आपको क्या दिया हुआ है, समपक्ष दिया हुआ है, ट्रांस की जगह आपको क्या दिया हुआ है, सिस दिया हुआ है। जब आप दो इसमें चेंज कर रहे हो, तीन में से यदि आप दो राशि में चेंज कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा, आपका मिजो बनेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मिजो प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे देखो भाई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, एक आपका दिया हुआ है द्रव लिक्विड अमोनिया। हमें ये बार बार मैंने आपको बता रखा है, बर्च रिडक्शन क्या करता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है, ट्रांस बोल दो या एंटी प्रोडक्ट बोल दो, ठीक है। जबकि PDC
पीडीसी क्या बनाता है आपका, सिन एडिशन करता है, तो ये कौन सा एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है। ए प्रोडक्ट आपका कैसा रहेगा सर, सिन एडिशन कराएगा। सिन एडिशन का मतलब दोनों साइड आपके CH3 समान समान होंगे और ट्रांस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ए आपका कौन सा होगा, सिन एडिशन वाला, ए आपका सिन एडिशन, बी आपका ट्रांस, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है, एनोड पे मुक्त होने वाली गैस, सीधा सीधा आपको करवा रखा है भाई, सोडियम एसीटेट CH3COON, ठीक है, Na+CO-, और यहां से मैंने आपको बताया था एक तो CH3 रेडिकल बनता है, एक यहां से टूटेगा CO2, और ये CH3 रेडिकल क्या करेगा, CH3 जुड़ जाएंगे प्लस CO2, तो आपका एनोड पे क्या मिलेगा सर, एनोड पे मिलेगा आपको C2H6 प्लस CO2, क्या मिलेगा भाई, C2H6 प्लस CO2, यानी ए ऑप्शन। आगे देखो भाई, बिल्कुल सिंपल पेपर है, आप यदि मन लगा के इस क्वेश्चन पेपर को किया है तो गारंटी दे रहा हूं मैं, जो आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। एक बात और भी, सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। यदि वास्तव में किसी को डाउट है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको डेफिनेटली हमारा जो केमिस्ट्री कोर्स है उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो 700-800 रुपये मायने नहीं रखता, यदि आपके 5-10 क्वेश्चन सही होते हैं जो आपको डाउटफुल है, यदि वो सारे सारे क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन में 1500 रुपये मायने नहीं रखते। तो देखो अभी 43 में क्या दे रखा है, 1 ब्यूटीन 3 मेथिल, यानी 1 2 3 4, 1 पे ब्यूटीन है और 3 पे मेथिल है, ये देखो। और इसका आपको क्या करना है, ओजोन अपघटन, कुछ नहीं करना, यहाँ ऑक्सीजन, यानी HCHO बन जाएगा, प्लस C डबल बॉन्ड O, ये CH3 बन जाएगा, यानी 1 2 3, 2 पे मेथिल प्रोपेन, और आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड बोल दो या मेथेनॉल बोल दो, फॉर्मेल्डिहाइड बोल दो या फिर मेथेनॉल बोल दो, तो क्या बन जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन और मेथेनेल, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एल्कोहल विक्टर मेयर में लाल रंग देता है, 3 तरीका होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये आपका लाल रंग देगा, ये आपका नीला रंग देगा, और ये आपका कोई भी रंग नहीं देता। ये पूछा हुआ लाल रंग, लाल रंग का मतलब 1 डिग्री एल्कोहल देता है। 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, द्वितीय, यानी ये 2 डिग्री आ गया, आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, अनब्यूटाइल का मतलब 1 डिग्री। कैसे सर, 1 2 3 और ये आपका OH, देखो ये सारे सारे 1 डिग्री आ जाएगा। आगे देखो, एक कार्बोनिल यौगिक HCN के साथ अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, ठीक है, जो पूर्ण जल अपघटन पर अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल का रेसिमिक मिश्रण बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कुछ नहीं करना, आपको एक ऑप्शन उठाना है, जैसे मैंने आपको 4 नंबर ऑप्शन उठाया है, CH3CHO, इसकी अभिक्रिया HCN के साथ कराओ भाई, क्या करेगा ये सर, C डबल बॉन्ड OH होता है, बिल्कुल, ये CN- है, H+ है, ये CN- इस पे अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा और ये CN बन जाएगा, ये देखो। इसके बाद में इसका क्या करना है, पूर्ण जल अपघटन कराना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 COOH H और ये OH बन जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल, देखो ये आपका ये COH है, इसके पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, अल्फा पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, यानी इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बन रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल। इसका मतलब अपना 4th ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपका 46 में क्या है, सामान्य नाम आईपीएससी नोमेनकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा दो इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आजकल आरपीएससी खूब पूछती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलरिल एल्डिहाइड, ये आपका 5 कार्बन वाला होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन में आपको क्या लगाना है, CHO लगाना है, 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं अभी, 5 कार्बन को पेंटेनेल बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर मेसिटिल ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसिटिल ऑक्साइड ऐसा होता है, ये कार्बन सॉरी ऐसा आपका कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, फिर ऐसा, ठीक है, ये चलेगा आपका मेसिटिल, इसको बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। तो देखो इसका नोमेनकल्चर क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 4 पे मेथिल होगा, पेंट होगा, 3 पे इन होगा और 2 पे ओन होगा, तो देखो 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर एक्रोलिन, सबको याद होगा एक्रोलिन, तो ये वाला एक्रोलिन होता है, इसको एक्रोलिन बोलते हैं। इसको क्या नाम होगा सर, प्रोपेनेल होगा, इसमें क्या होगा, L+इन सब दोनों आ रहे हैं, L+इन दोनों आए तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीनेल बोलते हैं, प्रोपीनेल, यानी आपका 4th ऑप्शन। फिर सिनेमिक एल्डिहाइड, ये भी सबको पता है, ये सिनेमिक एल्डिहाइड बड़ा सा फॉर्मूला होता है, तो इसका बच गया कौन सा, 3rd ऑप्शन। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी 4th ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखो 47 में ये आपका फॉर्मिक एसिड है, एक साथ लिख लो इसको, फॉर्मिक एसिड, फिर आपका बेंजोइक एसिड, फिर आपका CH2 फ्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर ये आ गया आपका एसिटिक एसिड। आपको पूछा हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ,
ये बात तो कंफर्म है सर, इसकी सबसे ज्यादा होगा, यानी बी की सबसे ज्यादा होगी। फिर ए और सी में देखना है, इसमें एफ ग्रुप आपका क्या करेगा सर, ये रखता है -I, -I की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है, तो बी के बाद सी आएगा। और इसमें ए और सी में, ए और डी में देखोगे आप तो इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप का +I लगेगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी इसके बाद ए आएगा, फिर आपका डी आएगा। BCAD कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है अभी, BCAD यानी फर्स्ट ऑप्शन। RCONH2 की अभिक्रिया Br2NaOH के साथ कराने पर मध्यवर्ती, देखो कौन सी रिएक्शन है ये, RC डबल बॉन्ड ONH2, इसकी रिएक्शन आप Br2KOH के साथ में कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RNH2 प्रोडक्ट मिलेगा। एक कार्बन कम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन, होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। खूब बार मैंने आपको करवा रखी है, जो अपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यानी खूब बार मैंने पढ़ रखी है, आपने सेकंड ग्रेड में तो काम की नहीं है। तो इसका क्या होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है RnCO। कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, RnCO बनता है। कैसे होती है रिएक्शन सर, RC डबल बॉन्ड O NH2, इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ में। अब Br2 को आप ऐसे लिखो, Br2 को कैसे लिखना है, Br और Br। अब देखो इसके पास है लोन पेयर, ये इस Br पे अटैक करेगा, ये Br यहां से चला जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NHBr आ जाएगा, फिर वापस ये अटैक करेगा और ये क्या बना जाएगा, RnCO बन जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर, RCONHBr बनेगा, फिर आगे बन जाएगा RnCO, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। कितने इजी क्वेश्चन है अभी, देखो आगे। वह विक्रमक जो प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सीधा सीधी बात है पीसीसी को हम यूज इसीलिए करते हैं कि वो एल्डिहाइड तक इसको कंट्रोल कर देता है, जबकि अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 क्या कर देगा, इसका एसिटिक एसिड यानी एसिड में कन्वर्ट कर देगा इसको। आगे देखो, विकल्प में 4 शर्तें दी रखी है, आपको एरोमेटिक की पहचान करनी है, अकल नियम लगाना है। अकल नियम ये बोलता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी आपका 2 फिर 6 फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें है, और इसके साथ साथ में साइक्लिक होना चाहिए, और आपका सारे के सारे कार्बन sp2 आने चाहिए। देखो इसमें सारे कार्बन sp2 है, और आपके 2 डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये एरोमेटिक होगा। ये देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन इसकी शेप ऐसी होती है, इसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, अगले एग्जाम में आपके लिए आ सकता है, इसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। ये दोनों फिनाइल फिनाइल ग्रुप है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों आपके 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों आपकी क्या है, एरोमेटिक है। इसके अलावा ये देखो आपका नेगेटिव चार्ज है, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 5 इलेक्ट्रॉन, यानी आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो आपको पूछा हुआ एरोमेटिक, तो ए और सी आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए और सी, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड की उपस्थिति को दर्शाती है। देखो डबल बॉन्ड ये है, ये बेंजीन है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है। यदि आपने पहली रिएक्शन कराई FeBr3 प्लस Br2 के साथ में, तो ये क्या करता है सर, FeBr4 माइनस बनाता है, प्लस Br प्लस बनाता है, और सीधी सीधा आपका ये एक अटैक करेगा, सीधा सीधा एक डबल बॉन्ड अटैक करेगा। मैं पूछ रहा है 3 डबल बॉन्ड का, आपको एहसास होना चाहिए, क्या इसमें एहसास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ एक बॉन्ड की रिएक्शन है, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार सेम इसमें आपका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, NO2 प्लस बनेगा, बेंजीन का एक डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, तो इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड आपका अटैक कर रहा है। यहां देखो ये C6H6 है, ऐसा है, इसका यदि आप ओजोनी अपघटन कराओगे तो प्रत्येक डबल बॉन्ड आपका टूटेगा, तो इसका मतलब इसमें 3 रिएक्शन हो रही है, यानी 3 डबल बॉन्ड की उपस्थिति का पता लग रहा है। इसके अलावा इसको वापस करो आप Ni2 इसके Ni के साथ में, तो इसका क्या होगा, 3H2 इसमें साथ में लग जाएंगे, ऐसे HH और ये HH। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसमें 3 डबल बॉन्ड का हमें पता चल पा रहा है, इसका मतलब ये भी आपको 3 डबल बॉन्ड का पता करने में काम करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी और डी, सी और डी। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद पूछा हुआ। अभी देखो मैंने आपको सीधा सीधा करवा रखा है, ये AlCl3 जहां भी दिख जाए, ये Cl इसके साथ में आ जाएगा और कार्बोकेटाइन बना लेगा। क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यदि कहीं आपकी गुंजाइश हो कि इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या करेगा, H+ इसको दे देगा और कार्बोकेटाइन अपने पास से ले लेगा, ऐसे बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। फिर ये बेंजीन है, बिल्कुल सर बेंजीन है, और ये इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा सर, ये ऐसा बनाएगा CH CH3 CH3। ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या, बिल्कुल सर थर्ड ऑप्शन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। 53, निम्न में से कितने समूह ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं। देखो जो +I और +M शो करता है वो सारे के सारे ऑर्थोपेरा होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको करवा रखा है हेलोजन, हेलोजन भी क्या करता है, आपका ऑर्थ और पैरा में जुड़ जाता है।
देखो भाई ये आपका C2H5 प्लस आई शो करता है, जिसके पास लोन पेयर हो वो प्लस एम शो करेगा, जिसके पास डबल बॉन्ड हो वो माइनस एम शो करेगा, जिसके पास डबल बॉन्ड हो माइनस एम शो करेगा, जिसके पास लोन पेयर हो प्लस एम शो करेगा, जिसके पास डबल बॉन्ड हो माइनस एम शो करेगा। Cl क्या करेगा, माइनस आई करेगा, लेकिन ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसके अलावा NH2 क्या है, सिर्फ प्लस एम है। तो देखो प्लस एम और प्लस आई वाले कितने हो गए, एक, दो, फिर तीन, फिर आपका चार, और एक Cl क्या होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं पांच। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा इसका, पांच आ जाएगा। आगे देखो भाई CH3Cl तथा AlCl3 बेंजीन से रिएक्शन करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया CH3Cl प्लस AlCl3 जब भी रिएक्शन करेंगे ये Cl इसके साथ में चला जाएगा, AlCl4 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। ये बोल रहे हैं Cl प्लस कार्बोकेटाइन बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। बेंजीन पे हमला क्या कौन करेगा भाई, Cl प्लस, नहीं नहीं ये भी गलत है, कौन करेगा, CH3 प्लस करेगा। यानी दोनों ही आपके कथन और कारण गलत हो गए। आगे देखो भाई, गोलिकाकार प्रोटीन, दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, एक तो आपकी होती है रेशेदार और एक आपकी होती है गोलिकाकार। गोलिकाकार रेशेदार कौन कौन सी होती है, सिर्फ कीरेटिन और आपको मायोसिन। कीरेटिन और मायोसिन ये रेशेदार होती है, और इंसुलिन और एल्बुमिन, एल्बुमिन ये कौन सी होती है, गोलिकाकार होती है। तो इंसुलिन और एल्बुमिन गोलिकाकार होती है। आपको पूछे प्रोटॉन की संख्या तो कितनी आ जाएगी, प्रोटीन की संख्या दो आ जाएगी। आगे देखो Br2HNU, Br2HNU के साथ में करेंगे तो यहाँ पे Br आएगा, फिर जलीय KOH के साथ में करेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर ये CrO3 क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा सर, C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट, इसका क्या बोलते हैं सर, ये फिनाइल है और ये एसीटोन हो गया, तो फिनाइल एसीटोन बोलते हैं, यानी एसीटोफिनोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोफिनोन बोलेंगे। वह अभिकर्मक जो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कितने सिंपल सिंपल कराए रखा है। ग्लूकोज क्या होती है सर, ये 6 मेंबर रिएक्शन शो करता है, 6 मेंबर यानी साइक्लिक रिएक्शन शो करता है। और जब भी साइक्लिक रिएक्शन शो करता है वहां पे सिर्फ रिएजेंट काम नहीं करता, वहां पे मैंने आपको करवा रखा है सिर्फ रिएजेंट काम नहीं करता। NH2OH कर देगा, C6H5NH NH2 कर देगा, एसिटिक एनहाइड्राइड कर देगा, लेकिन आपका सिर्फ रिएजेंट काम नहीं करेगा। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय साइटोसिन, आपको मैंने दो बार खूब बार करवाया है। एक होता है आपका प्यूरिन क्षार, एक होता है आपका पिरीमिडिन क्षार। तो पिरीमिडिन क्षार है, पिरीमिडिन क्षार में आपको पूछा हुआ है कौन सा, साइटोसिन। तो साइटोसिन को मैंने आपको सीधे सीधा एक फॉर्मूला लिखाया था, जहां NNON दिख जाए वो कौन सा होता है। देखो ये तीन तरह के हैं, इसको बोलते हैं साट्य संगा, अपनी हिंदी में बोलते हैं साट्य संगा। देखो बार बार एन आ रहे हैं, तो इसको इसके संरचना का एक शॉर्टकट तरीका हो गया साइटोसिन। NNON ऐसे दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, साट्य संगा, यानी आपको बार बार एन आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या ही हो रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं साइटोसिन। आगे देखो, स्पीसीज का युग्म जिनका आबंध क्रम यानी कोटि समान है। कोटि किसमें समान होगी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देखो आपका N पे 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, टोटल हो गया 15। 15 में से प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी 14। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, टोटल कितने हो गए, 14। दोनों में समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इनकी कोटि भी समान होगी। कितनी कोटि होगी सर, 3.0 होगी। सेलुलोज एक रिजु सर्कला युक्त पॉलीसेकेराइड है, बिल्कुल सही बात है। सेलुलोज क्या होता है सर, बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, C1C4 बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो ये ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है क्या, नहीं नहीं। फिर डी ग्लूकोज, बिल्कुल डी ग्लूकोज, बिल्कुल डी ग्लैक्टोज नहीं। अब इनमें देखो ये बोला अल्फा बॉन्ड पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे देखो, विटामिन के, सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। विटामिन के का नाम यदि किसी को याद है तो भी आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं। और हमें ये पता है बी और सी जल में विलीय होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे इसमें होते हैं ऑयल में विलीय होते हैं। तो यानी विटामिन के किस में होगा, तेल व वसा में विलीय होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। वह तापक्रम जिस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, बच्चों को, हर बच्चे को ध्यान है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अणु में एक भी बंधक कोण 90 डिग्री का नहीं है। किस में नहीं होगा बंधक 90 डिग्री का, देखो PCl5 है, sp3d है, इसमें आपको पता है ऐसी स्ट्रक्चर आती है ऐसी, और ये सारे के सारे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएंगे। IF7 भी 90 डिग्री बनेगा, XF4 में भी बनेगा। इसको देखो sp3 संरचना दिखेगी आपको, क्या दिखेगी, sp3 संरचना, यानी आपका टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है। तो इसमें कोई भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं होगा। आगे देखो भी 64, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछा हुआ है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऊर्जा का ऑपरेटर होता है, और इसका मान होता है -h² डेल्टा स्क्वायर प्लस v आ जाएगा आपका। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा।
ClF5, यानी ऐसे क्वेश्चन ये बार बार इतनी बार करवा दिए, मेरे को ऐसे लग रहा है क्या ही इसमें बार बार कराएंगे। बच्चे को ध्यान है, इसकी टी शेप होती है, टी शेप। देखो ClF3 कैसी होती है, टी शेप ऐसे होते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होता है, सिर्फ 2 नंबर ऑफ लोन पेयर होगा। तो देखो इसकी शेप क्या होगी, टी शेप होगी, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर आपके 2 होंगे, ठीक है। आई माइनस, देखो आई ऐसा ऐसा आई माइनस, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे आपके 3, और ये देखो लीनियर शेप हो जाएगी, तो इसकी शेप क्या होगी, लीनियर, और नंबर ऑफ लोन पेयर आपके इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। SF4, देखो SF, फिर F, और ये F, ये आपका लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा, और शेप कौन सी होगी, डेकुली शेप होगी। एक लोन पेयर होगा, डेकुली शेप होगी। BRF5 में भी एक लोन पेयर होगा, और आपके स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। तो कौन सा आ जाएगा भाई, सबसे पहले इसमें टी शेप आना चाहिए, सबसे पहले इसमें टी शेप आना चाहिए, यानी आपका पहले का क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा, पहले का फोर्थ ऑप्शन आएगा। फिर आपका 3 लोन पेयर वाला, यानी आपका ये वाला थर्ड ऑप्शन आएगा। तो वो देखो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सेट बैठ रहा है इसमें। इसके बाद देखो 66, आणविक कक्षकों में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था सही प्रदर्शित की गई है, BE2। BE2 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरने आपको। के का मतलब होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, बिल्कुल सही बात है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए हैं। तो ये एकदम आपकी सही प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा इसको देखोगे तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का मतलब 2 दूनी 4, यानी 4 में से 1 या 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसने 4 भर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी आपका 3 पे आ रहा है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। देखो 2, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर पा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी सही नहीं है। आगे देखो भी 67, CO3 माइनस संकुल आयन की प्रकृति किसके कारण अनुचुंबकीय है। देखो भाई ये वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड क्या होगा, पेयरिंग नहीं करेगा, तो CO+3 हो जाएगा। CO+3 यानी 27 में से 3 के 24, यानी आपका D6 आ जाएगा। देखो भाई D6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। निम्न में से बाह्य कक्षीय संकुल, यानी आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन शो करता है, सर वीक फील्ड लिगेंड शो करता है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड आपको क्या करता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करता है। देखो ये F माइनस है, वीक फील्ड लिगेंड है, बिल्कुल ये करेगा। Cn माइनस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये नहीं करेगा। C2H5, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, किसके केस में, CO+3 के केस में, तो ये भी नहीं करेगा। और Cn माइनस आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये भी नहीं करेगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखो MnBr4-2- के लिए केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 5.9 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। कैसे, Mn+2 हो जाएगा, 25 में से 2 गए 23, 23 का मतलब D5 का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये क्या है, 4 का मतलब होता है चतुष्फलकीय ज्योमेट्री होती है इसकी, तो इसकी चतुष्फलकीय ज्योमेट्री होगी। ये देखो इसकी ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय। आगे आपको कुछ करना ही नहीं है आगे, हालांकि ये टूटता है T2G और EG में टूटता है, T2G और EG में टूटता है। 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब होता है इसमें 3 भरो, इसमें 1 भरो। ये बोल रहे T2G में 2 भरो, EG में 3 भरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बोल रहे T2G में 5 भरो, ये भी आपकी पॉसिबल नहीं है। निम्न में से कौन सा परिस्थिति आपका JTD, जॉन टेलर के लिए इफेक्टिव होता है। देखो जॉन टेलर होता है यदि आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो आप भर रहे हो वो विषम संख्या में हो, यानी आपका कुछ ऐसा हो जैसे आपने यदि यहाँ पे EG और T2G, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। T2G में 1-1 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कोई किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां नहीं बन रही है। लेकिन जब आप 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, लेकिन जब आप 2 इसमें भर दोगे, 2 ऊपर वाले में भरोगे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन से वाले ऑर्बिटल में जाएंगे ये 2, तो इसकी वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो यानी 4 और 9 इलेक्ट्रॉन, जब आप 9 भी भरोगे तो सेम वही कंडीशन आएगी, क्योंकि 9 में भरोगे तो 4 यहाँ पे भरे जाएंगे, 5 यहाँ पे भरे जाएंगे। अब 6 में से आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसमें फिर आपकी कंडीशन आएगी, वो JTD की कंडीशन बताते हैं। तो यानी 4 और 9 वाला क्या बताएगा, JTD को बताएगा। हालांकि ये डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, सेकंड ग्रेड में मैंने नहीं करवाया, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये अपने JTD दिया हुआ है। लिगेंड जिसकी अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन न्यूनतम क्षेत्र प्रबलता है। देखो भाई इसमें क्या होता है, CO सबसे ज्यादा, यानी आपको करवा रखा है कार्बन, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका फ्लोरीन, तो CO सबसे ज्यादा, फिर Cn-, फिर आपका NH3, फिर आपका ऑक्जिलेट होता है C2O4-। हो सकता है आप कार्बन देख के कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन इसका क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O-। देखो यहाँ पे कौन डोनर है, सर ऑक्सीजन डोनर है, तो ऑक्सीजन डोनर होने की वजह से ये सबसे वीक में होना चाहिए, तो C2O4- क्या होगा, सबसे वीक होगा।
आगे देखो MgTH की होल पावर 6 में TH की उप सहसंयोजक संख्या, ये हमें पता है NO3 ऐसा होता है, ये आपको NO3 ऐसा होता है ये, तो इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर देगा और ये नेगेटिव चार्ज देगा, यानी एक NO3 दो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। तो टोटल 6 है, तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, 12 होंगे। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आपका 12, और 12 का क्या होता है, आइसोहेड्रल होता है। आगे देखो भाई, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी डेल्टा नोट के बारे में असत्य कथन पूछा हुआ है। धातुओं के समान लिगेंड युगत संकुलन में जैसे जैसे डी कक्षा का आकार बढ़ता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बढ़ती है। मैंने आपको करवा रखा है 3D 4D और 5D। जब आप नीचे जाओगे तो वीक फील्ड लिगेंड भी आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की भांति बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से डेल्टा नोट का मान बढ़ जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है। उच्च ऋणावेशित लिगेंड का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उच्च होता है, नहीं, जब आप यदि उस पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उसकी वजह से डेल्टा नोट बढ़ता है, नहीं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। फिर देखो, निम्न आवेशित लिगेंड का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या होगा, उच्च होगा, बिल्कुल सही बात है। भी आपको ऋणावेशित चार्ज चाहिए तो कम वाला होना चाहिए, धनावेशित चाहिए तो आपका अधिक वाला होना चाहिए, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है। आगे देखो, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था यानी पॉजिटिव में जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो उसके लिए डेल्टा नोट का मान उतना ही अधिक होगा। आगे देखो भी 74, Cr+3 Gd+3 Tm+3 और Yb3+ के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछा हुआ है। इसके लिए आप क्या करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख लिया करो। मैंने आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा रखा है, कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सब कुछ आपको करवा रखा है। अभी अपने शॉर्टकट चलेंगे। फिर Tm+3, फिर आपका आ गया Yb+3। इसमें सेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें आपका 7 होते हैं, इसमें आपका 4f12 होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, और इसमें आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, सिर्फ Gd+3 में, तो इसका आंसर क्या आएगा, Gd+3। उसके बाद में क्या है, Tm+3। तो देखो Gd+3 सबसे ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ Gd+3 सबसे ज्यादा, फिर Tm+3, एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, एक्टिनोइड संकुचन लेंथेनोइड के संकुचन से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिनोइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ये बात भी सही है, तभी हम देखते हैं कि 12-12 कोऑर्डिनेशन नंबर तक इसमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक्टिनोइड के लिए स्पेक्ट्रम रेखा लेंथेनोइड की स्पेक्ट्रम रेखा से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिक तीक्ष्ण का मतलब शार्प ज्यादा होती है, ये बात भी सही है। एक्टिनोइड की मोलर चुंबकीय सुग्राहिता यानी ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, जो कि लेंथेनोइड से अधिक होती है, नहीं, ये बात गलत बोल रहा है। जो आपके लेंथेनोइड होती है उसके लिए आपका मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है, ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। आगे देखो भाई 76, लेंथेनोइड में चुंबकीय आघूर्ण गणना के लिए चक्रण योगदान S और कक्षीय योगदान L को एक साथ जोड़ने पर नई क्वांटम संख्या J प्राप्त होती है। बिल्कुल, आपको J हालांकि अपने सिलेबस में नहीं था, सेकंड ग्रेड में तब नहीं कराया, लेकिन इसके लिए आप याद रखना J दो तरीके से होता है, एक होता है L-S, एक होता है L+S। यदि आपका ऑर्बिटल में आधे इलेक्ट्रॉन भरे हो, आधे से कम इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो आपको L-S काम में लेते हैं, और यदि आपका आधे से अधिक इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो आप क्या काम में लेते हो, L+ काम में लेते हो, यानी J बराबर क्या आ जाएगा, L-S, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है आधे से कम का मतलब होता है L-S आ जाएगा। संकरण ऊर्जा की गणना के लिए सही आरएनए समीकरण है। देखो भाई, आरएनए समीकरण क्या होती है, K बराबर होती है A × E⁻⁸ ln K बराबर क्या आ जाएगा, ln A-E/RT। अब इसको व्यवस्थित करो आप, तो ln K बराबर, सॉरी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -E/R × 1/T प्लस ln A। अब देखो भी ln K बराबर -E/R × 1/T प्लस ln A, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। SO2 Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 30 मिनट का समय लगता है, सही बात है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा, सीधा आपको क्या करना है भाई, सीधा सर हमें करना है रेट, यानी आपको यदि प्रथम कोटि का है तो यूं मान के चलो कि रेट, या फिर आपका K बराबर 0.693/T, आप इसको अपने क्या बोलते हैं, K बराबर 0.693/T। आप देखो भाई 0.693/T आपका मान कितना दे रखा है, 30 मिनट में दे रखा है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट में दे रखा है, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 3.85 × 10⁻⁴, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। आगे देखो भी, Ln+3 आयनों के स्पेक्ट्रम में अवशोषण पट्टिकाएं बहुत संकीर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें 4f और 5s और 5p इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रभावी रूप से प्रिडक्शन प्रभाव होता है। कैसे सर, देखो भाई, जब मैंने आपको बताया था
यदि आपका डी और एफ ऑर्बिटल आ जाए तो उसका प्रिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पट्टिका इसमें संकीर्ण हो जाएगी। तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों आपके सही है, ए और आर दोनों आपके सही हैं। आगे देखो भी, एक अभिक्रिया 3A से उत्पाद बन रहा है। जब ए की सांद्रता को 4 गुना किया जाता है तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि है, रेट बराबर क्या होता है सर, रेट बराबर के इंटू ए की पावर में एन। अब ये बोल रहा है कि जब सांद्रता को 4 गुना करते हैं, यानी के इंटू इसको 4 गुना करते हैं, तो आपकी रेट क्या आ जाएगी सर, रेट दुगनी हो जाएगी। इसको आप काटोगे तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 की पावर में एन। सीधा सीधा आपको मैंने शॉर्टकट करवा रखा, रेट कितना, दुगनी, बराबर कितनी पावर करने पे सर, 4 की पावर एन करने पे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 बराबर क्या हुआ, 2 की पावर में 2n सर, 2n दोनों की पावर समान होनी चाहिए। 2n बराबर 1 आएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। आगे देखो भाई, यानी ये क्वेश्चन तो 81 क्वेश्चन तो ऐसा है कि बार बार हर एग्जाम में टपक ही जाता है ऐसा क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप ए को देखना, पॉइंट 20 से पॉइंट 20 कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट 20 से पॉइंट 20 कर रहे हैं, तो बी क्या कर रहे हैं, पॉइंट 30 से पॉइंट 10 कर रहे हैं, और आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई। आपके यदि बी की सांद्रता में चेंज करने पे रेट में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, इसका मतलब बी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। तो बी की कोटि क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बी की कोटि 0 आ जाएगी। अब देखो फिर आगे, अब हमने क्या करना है, अब हमें देखो इसको यहां से यहां तक देखो, जब इसको आधी कर रहे हैं, सॉरी इसको दुगुना कर रहे हैं, ए की सांद्रता को दुगुना कर रहे हैं, बी से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये क्या हो रहा है सर, 4 गुना हो रहा है, यानी ए की सांद्रता को दुगुना करने पे ये 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर, 2 की पावर n बराबर 4 आना चाहिए, यानी 2 की पावर 2 आना चाहिए, n बराबर 2 आ जाएगा। यानी ए की कोटि 2 आएगी और बी की कोटि 0 आएगी, ए की कोटि 2 आएगी और बी की कोटि 0 आएगी। एक अभिक्रिया कोटि की, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर विचार कीजिए तो 10 घंटे में 90% पूर्ण होती है। 99.9% कब होगी, सीधा सीधा आपको करवा रखा है। 99.9 का मतलब होता है 3 इंटू T90, 3 इंटू T90, 3 इंटू T90 का मान 10 है, तो 30 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो, के बराबर क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें भी आप फॉर्मूले में रख सकते हो। ए का मान कितना होगा, 100 होगा, एक्स का मान ये क्या कर रहे हैं, 90% गया, यानी एक्स बराबर 90 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे, फिर उससे टी निकालोगे, फिर दोबारा पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। आगे देखो भाई 83, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। असत्य आपको पूछा, जटिल अभिक्रियाओं के लिए सबसे मंद पद की कोटि तथा आणविकता समान होती है। नहीं, एक बात ध्यान रखना, मैंने करवा भी रखा है, जटिल जो आपकी रिएक्शन होती है, जटिल रिएक्शन में आणविकता डिसाइड नहीं होती, आणविकता को हम माप नहीं सकते। तो देखो भाई, अभिक्रिया की आणविकता प्राथमिक तथा जटिल दोनों प्रकार के अभिक्रियाओं पे लागू होती है। नहीं नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, तीसरा ऑप्शन। बाकी आपके सही है, सब कुछ करवा रखा है। जो स्लो स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, आरडीएस से स्टेप होता है, वही आपकी क्या बताएगा, कोटि को बताएगा। लेकिन आपकी आणविकता मोलिकुलरिटी आप शो नहीं कर सकते, किसमें, जटिल रिएक्शन में। आगे देखो भी 84 आपको ईएमएफ पूछा हुआ है, Zn से Zn2 प्लस, Zn से Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और Hg से क्या होगा, Hg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से आपका Hg, इसको 2 से रिएक्शन करो तो Zn प्लस 2 Hg प्लस से आपका क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस प्लस 2 Hg बन जाएगा। इसके लिए आपको ECl का मान दिया हुआ है, ECl हमें निकालना है। तो देखो E बराबर E नोट माइनस 0.06 अपॉन एन, एन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सर रिएक्टेंट में देखो, प्रोडक्ट में क्या है सर, Zn2 प्लस है, अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, Hg प्लस का स्क्वायर है। इनको हम मानते नहीं है तो इनकी एक एक आएगा। फिर देखो E नोट कितना है, 1.56 माइनस 0.03 लॉग ऑफ Zn2 प्लस कितना आएगा सर, इसकी कंसंट्रेशन 1 है, Hg प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 है, इसका स्क्वायर कर दो आप तो ये आ जाएगा 1.56 माइनस 0.03 लॉग ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2, ये बाहर आएगा 0.06 यानी 1.50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1.50 आ जाएगा। 85 देखो, एक त्रिशोजी सीधा डिटो करवा रखा भाई, डायरेक्ट आपका, यानी सारी चीजें नोट्स में से मिल रही है आपको। डिटो क्या करवा रखा है मैंने, एक फॉर्मूला करवाया मैंने, लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस बराबर ए जेड प्लस जेड माइनस रूट के अंदर म्यू। और मैंने ये बोला था पानी के लिए आपका ए की वैल्यू कितनी होती है, 0.509, 0.509। अब देखो एक और त्रिशोजी, यानी एक में आपका यदि जेड प्लस आप एक लेके चल रहे हो तो आपका जेड माइनस कितना होगा, 3 होगा, यानी 1 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये आपकी स्लोप आ जाएगा 3 इंटू 0.509।
जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो आपकी स्लोप क्या आएगी, ए जेड प्लस जेड माइनस, ए का मान 0.509 है, जेड प्लस 1 है, जेड माइनस 3 है, तो 3 इंटू 0.509 आ जाएगा। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 1 मोल KMnO4 को MnO2 में अपचयित करने के लिए फैराडे के रूप में आवश्यक विद्युत की मात्रा होगी। क्या करना भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +7, इसकी कितनी है, +4, डिफरेंस कितना, 3 का। इसका मतलब इसमें जितने इसके इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होगा उतनी हमें फैराडे चाहिए, यानी 3F आ जाएगा सीधा सीधा। एक धात्विक तार में 2 घंटे तक 1.34 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। तो तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं करना भाई। क्यू बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आई का मान कितना, 1.34, टी का मान कितना, 2 घंटे के लिए। पहले घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9648। क्योंकि हमें ये पता है 96,500 जो गुलाम होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर है। एक गुलाम किसके बराबर होगा सर, 1/96,500 मोल के बराबर। और 9650, इसको 9648 को मैं 9650 मानता हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, 1/96,500 इंटू 9650 मोल के बराबर हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1 मोल। जब आप इसको काटोगे तो 10 से कटेगा, तो यानी 1/10 यानी 0.1 मोल। 0.1 मोल, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, Na के बराबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻22। तो 6.02 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻³ m की सांद्रता युक्त Na2SO4 के जलीय विलयन का आयनिक सामर्थ्य है। आयनिक सामर्थ्य का क्या फॉर्मूला होता है भाई, I बराबर हाफ ऑफ सिग्मा ऑफ CiZi²। CiZi²। अब देखो भाई Na2SO4 जब ये टूटेगा तो 2Na प्लस SO4 2 में टूटेगा। इसकी क्या दे रखे कंसेंट्रेशन, 10⁻³ इसकी कितनी होगी, 2 इंटू 10⁻³। इसकी कितनी होगी, 10⁻³ सीधा सीधा आपको रखना है हाफ Ci। अब देखो Na की कंसेंट्रेशन कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू जेड, इस पे चार्ज कितना है सर, +1 चार्ज है, तो यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस SO4 की कितनी है कंसेंट्रेशन सर, 10⁻³ SO4 2 है, चार्ज कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर करना है, चार्ज का स्क्वायर करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 2 इंटू 10⁻³ प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻³, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ बटा 2, यानी 3 इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन है। एंथैल्पी परिवर्तन है भाई बंद एंथैल्पी। अब ये बंद एंथैल्पी क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट। क्या होती है, हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो हीट ऑफ रिएक्टेंट CH4 को आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 4CH। भाई आपको इसकी हीट चाहिए तो आप बोलोगे सर एक बॉन्ड 4 CH बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड के आप मिला लोगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH4 की हीट आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। प्लस Cl2 के लिए क्या करेंगे हम, Cl बॉन्ड की एनर्जी निकाल लेंगे, माइनस CH3 Cl के लिए क्या करेंगे सर, CH H H और Cl। देखो 3 CH में निकालेंगे, -3 CH की निकालेंगे, प्लस 1 Cl की निकालेंगे, प्लस 1 CCl की निकालेंगे, कार्बन और क्लोरीन की निकालेंगे, प्लस क्या निकालेंगे, HCl की निकालेंगे। अब देखो 4 CH, इसको आप ऐसे लिखो 4 CH प्लस CCl -3 CH -CCl और -HCl। अब देखो इसको आप सोल्व करोगे तो ये CH आ जाएगा, प्लस Cl आ जाएगा, -CCl आ जाएगा, -HCl आ जाएगा। अब सब कुछ मान आपको दे रखा है, CH का मान दे रखा है 416.2, Cl का मान दे रखा है 242.7, CCl का मान दे रखा है 330.5, HCl का मान दे रखा है 430.9। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के अंदर 102.5। एक अभिक्रिया 2Cl से Cl2 के लिए जा रहा है, देखो 2 से 1 जा रहा है, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि डेल्टा एस क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये भी फिक्स है 2 मॉलिक्यूल से आपका बॉन्ड बन रहा है। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी आपका डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा और डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। इसमें डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फिर देखो आपका निम्नलिखित ताप रासायनिक अभिक्रिया, आपको डाटा दे रखा है OH माइनस की संबंध उष्मा का मान पूछ रखा है, यानी आपको OH माइनस का बनाना है। OH माइनस कैसे बनेगा सर, हाफ ऑफ H2 से बनेगा प्लस हाफ ऑफ O2 से बनेगा। अब देखो पहली रिएक्शन है H2O की रिएक्शन है, H प्लस प्लस OH माइनस। बिल्कुल दूसरी रिएक्शन दे रखी है सर H2O कैसे बनेगा सर, ये दे रखा है H2 प्लस हाफ ऑफ O2। इसके अलावा ये एक और देखो कोने में लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस 0। H प्लस कैसे मिलेगा सर, हाफ ऑफ H2 से मिलेगा। जब आप तीनों रिएक्शन को जोड़ोगे
जब आप इस तीनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। कैसे? ये H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा, इसको उल्टा करो, ये H प्लस वाली रिएक्शन इसको आप उल्टा करके लिखो। तो देखो सर H प्लस से ऐसे लिखेंगे हाफ ऑफ H2। अब देखो ये आपका H प्लस से H प्लस कैंसिल हो जाएगा, इधर OH बन जाएगा, ये हाफ और ये प्लस यानी एक आधा कैंसिल हो जाएगा, तो आप हाफ H2 बच जाएगा और यहाँ पे हाफ O2 बचेगा। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 57.3, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है माइनस के अंदर 285.9। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के अंदर 228.6। कुछ नहीं करना, जो आपको पूछा हुआ है बस उसकी रिएक्शन को कैसे लिखना है, सारा खेल रिएक्शन का है, कैसे उसको लिखना है उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, सीधा सीधा आपको पता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? यहाँ पे H कांस्टेंट रहता है, डेल्टा T और डेल्टा P के बीच में रिलेशन होता है। एक गैस के मोल को 5 लीटर आयतन से 10 लीटर आयतन तक समतापी समतापी तथा उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित किया जाता है। जब भी समतापी आए तो डेल्टा यू का मान क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और रिवर्सिबल होगा, डेल्टा यू का मान 0 यानी डेल्टा एच भी 0 होगा इसके लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा एच भी 0 होगा। ग्रेफाइट तथा हीरे के लिए आपको डेल्टा एच नोट का मान दिया हुआ है, तो इसके संकरण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन होगा। वही सेम बात, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा? एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस एच ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होगा? एच ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट माइनस एच ऑफ हीरा। ग्रेफाइट का कितना दिया हुआ है सर? ग्रेफाइट का दिया हुआ है -393.5, माइनस हीरे का कितना दिया हुआ है? -395.4। आप इसको सोल्व करोगे प्लस 1.9 आ जाएगा। आगे देखो भाई, निम्नलिखित यौगिक का RS समीकरण है, RS नामकरण है। देखो भाई, इसका आपको CIP रूल होता है। CIP रूल में क्या होता है? जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है उसको प्राथमिकता पहले देंगे। यहाँ पे एक ये मोलिकुल है, एक यहाँ पे एटम जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा किसका बार है सर? BR का, तो इसको 1 देंगे। उसके बाद में ये देखो, ये बड़ा सा चेन है, इसको देंगे 2 नंबर। सर इसको 1 क्यों नहीं दिया? ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, बिल्कुल इसको 1 दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे कार्बन है। कार्बन पहला कौन सा है? पहला टेस्ट जो आपका जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप है उसको देखते हैं। इससे जुड़ा हुआ कार्बन है यहाँ पे जबकि BR है, तो BR बड़ा होता है कार्बन से, इसकी वजह से इसको 1 दिया है, फिर इसको 2 दिए, फिर इसको 3 देंगे, फिर इसको 4 देंगे। देखो 1 से 2 जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एस आना चाहिए, क्योंकि H आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। H यदि आपका हॉरिजॉन्टल है तो इसको क्या करेंगे? ये आपका S किस में कन्वर्ट हो जाएगा? R में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 1 इसको देंगे, फिर 2 उसको देंगे, 3 और 4, यानी ये आप ऐसे जाओगे तो ये वापस आपका S आएगा, ये S है, वापस से आपका हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R में, यानी इसका भी R आएगा, इसका भी R आएगा, दोनों का क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। आगे देखो भाई, N ब्यूटेन का सबसे कम स्थायी सदस्य रूप में, यानी आपका लिस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन पूछ रखा है। और लिस्ट स्टेबल कौन सा होता है भाई? फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है। फुल्ली इक्लिप्स्ड इसका क्या होता है? सबसे कम स्टेबल होता है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करता है? कौन नहीं करेगा? यदि किसी में ग्रुप समान हो, यदि ग्रुप समान हो तो वो GI शो नहीं करेंगे, वो GI शो नहीं करेंगे। किसमें है सर? इसको तीसरे ऑप्शन को देखो, 1 2 3 4 5 और 6, 2 4, यानी 1 और 2, फिर 2 और 4। अब इसको देखोगे आप तो देखो C डबल बॉन्ड C, इस तरफ दोनों तरफ आप देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, दोनों में समान ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। इसका मतलब ये क्या करने शो करेगा? GI शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखो Z का मतलब होता है 2 बड़े बड़े ग्रुप सेम साइड होने चाहिए। तो देखो बड़े बड़े ग्रुप दोनों सेम साइड होने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? CIP के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो OCH3 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो किसको प्राथमिकता देंगे? सब इसका अणुभार ज्यादा है तो ये आपका बड़ा ग्रुप होगा। इसमें अपने देखो एक Cl है, एक COH है। आपने पूछा है CIP के अकॉर्डिंग जिससे अणुभार ज्यादा होना चाहिए, कार्बन का ज्यादा होता है या फिर Cl का ज्यादा होता है? सर Cl का ज्यादा, तो ये डोमिनेट करेगा, तो ये एक दूसरे की क्या है? अपोजिट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये Z कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें देखो H और Cl में Cl डोमिनेट करेगा, C कार्बन और ऑक्सीजन में कौन डोमिनेट करेगा? ऑक्सीजन डोमिनेट करेगा। तो एक तो आपका ये Z शो करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड है। फिर इसमें वापस देखो, यहाँ Cl है और यहाँ OCH3, ये वापस आपका अपोजिट हो गया। फिर यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे Cl है, ये भी आपका Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आपको आगे क्या करना है? नोमेनकल्चर पे चलना है। 2 क्लोरो 3 मेथोक्सी, देखो COH सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग आपकी हमेशा यहां से होगी 1 2 3। ये बोल रहा है 2 पे क्लोरो, ये बोल रहा है 3 पे क्लोरो आएगा, तो ये आपका नहीं होगा। देखो वापस यहां से 1 2 3 ऐसे आएगा 3। अब ये क्या बोल रहा है? 2 पे क्लोरो, बिल्कुल सर 2 पे क्लोरो आ रहा है,
3 पे मेथोक्सी, बिल्कुल से 3 पे मेथोक्सी आ रहा है। प्रूफ 2 इनोइक एसिड, यानी आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखो भाई 99, एक यौगिक एक्स एल्डोल कंडेंसेशन करता है और वाई बनाता है, उसके बाद में निर्जलीकरण करता है और मेसेटिल ऑक्साइड बनाता है। मैंने आपको अभी समझाया था पहले, मेसेटिल ऑक्साइड क्या होता है सर, ये वाला मेसेटिल ऑक्साइड होता है, ऐसा कुछ मेसेटिल ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब ये कैसे देगा, ये आप खुद सोचो इसको, कि ये जब निर्जलीकरण नहीं होगा, जब इसका निर्जलीकरण नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे OH आया होगा। और ये OH कब आता है सर, ये OH ऐसा हो सकता है कि आपका CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 होगा, तब आया होगा, बिल्कुल। इसके अलावा एक दूसरा कंपाउंड भी आपका ऐसा रहा होगा, और ये यहाँ से अटैक करके इस पे अटैक करेगा, तो आपका ऐसा कंपाउंड बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो आपका इसमें पूरी कैलकुलेशन करोगे आप, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, एक प्रोपेनॉन दिखेगा, ये रहा सर एक प्रोपेनॉन दिखेगा। जब आप प्रोपेनॉन से रिएक्शन करा रहे हो, मैं इसको पूरा करके बताऊंगा, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको। देखो प्रोपेनॉन क्या होता है सर, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये बोल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है सर, यहां से नेगेटिव चार्ज बनेगा और वापस इसी पे अटैक कर देगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा CH3 CO माइनस आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये OH क्या कर लेगा, H ले लेगा, तो ये क्या बना देगा CH3, फिर ये C, फिर यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका CH2, फिर C डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। जब इसका निर्जलीकरण किया जाता है तो ये OH हटके क्या बना देगा, इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH हटके डबल बॉन्ड बना देगा। क्या यही आपका दिया हुआ है क्या, मेसेटिल ऑक्साइड, बिल्कुल सर ये मेसेटिल ऑक्साइड बन जाएगा। इसका मतलब हम शुरू में क्या लेके चल रहे हैं, प्रोपेनॉन लेके चल रहे हैं। जब प्रोपेनॉन से रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे 1 2 3 4, 4 पे OH आ रहा है बिल्कुल, और 5, 4 पे आपका क्या आ रहा है हाइड्रोक्सी आ रहा है, 4 पे आपका मेथिल आ रहा है, और 5 कार्बन की चेन बन रहा है पेंटेनॉन, और 2 पे ओन आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर देखो C6H5 ये होल थ्राइस C P डबल बॉन्ड CH, कुछ नहीं करना आपको, इस खूब सारे पता भी होगा रिएक्शन जो फर्स्ट ग्रेड की करवा रहे हैं तैयारी। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है, डबल बॉन्ड हटेगा और CH2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो ये आपका CIP रूल है, यही आपका CIP रूल होता है, कॉन इनगोल्ड एंड प्रलोग, यानी तीनों मिलकर एक रूल बनाया CIP। इसके हिसाब से जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है उसको हम क्या देंगे, वरीयता देते हैं Cl, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा आपको पहला यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, तो सबसे ज्यादा कौन जुड़ा हुआ है सर, क्लोरीन। क्लोरीन का मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का होता है। फिर इन दोनों कार्बन में बात करें तो आगे वाला ग्रुप देखेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऑक्सीजन का क्या होगा, मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, तो COH आ जाएगा, फिर आपका CH आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे देखो भाई 102 नंबर, देखो भाई 102 साइनाइड आयन है, CN माइनस है, बेंजेल्डिहाइड है, सीधी सीधी रिएक्शन है, परकिरण रिएक्शन। ये तो रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, यदि आपको बेंजेल्डिहाइड हो साइनाइड हो तो परकिरण रिएक्शन। मेलोनिक एस्टर का C2H5ONA की उपस्थिति में एक्रोलीन बनना, बिल्कुल सर एक्रोलीन बनता है, तो इसमें क्या होगा सर, इसमें अपना कार्ब रेनाइन बनेगा, नहीं सॉरी कार्ब रेनाइन बनेगा। जब बेंज एल्डिहाइड की अभिक्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में मेलोनिक एस्टर से कराते हैं तो जल अपघटन और वी कार्बोक्सीकरण पर अंतिम उत्पाद क्या होगा, सिनेमिक एसिड होगा। ये मैं आपको सीधा करवा रहा हूं क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में काम के नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड के देख रहे हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन अपन करवाएंगे बाद में, लेकिन एक बार के लिए आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। फिर देखो एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक SNHCl, ये क्या करता है, रिडक्शन करने के काम में आता है। फिर HNO2 क्या करता है सर, ये NaNO2 बना देता है, यानी डाइओजोनियम बना देता है। फिर एनिलीन के साथ रिएक्शन करके पीला रंजक C देता है, जिसका आपको फॉर्मूला दे रखा है। तो ए क्या होगा सर, ओबीसी बात है NO2 होगा, क्या होगा भाई, NO2 होगा। निम्नलिखित में से शानदार H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन किसके साथ में विक्रिया करके DTT बनाता है, कितनी बार पढ़ा हुआ है, क्लोरल, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्लोरल। फिर आपको एमीन का जलीय माध्यम में उनके घटते हुए क्षारीय क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो भाई इसको आपको C6H5NH2 ये हो गया, फिर आपका दूसरा आ गया C6H5CH2NH2 आ गया, फिर आपका आ गया CH3CH2NH2 आ गया, फिर आपका आ गया CH3CH2 का होल ट्वाइस NH2 आ गया। ये आपका क्या है, लोन पेयर रिंग में जा रहा है, लोन पेयर रिंग में जाएगा तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, सबसे कम इसी की होगी। फिर देखो ये लोन पेयर इसमें रिंग में नहीं जा रहा, ये आपका क्या है, ये आपका एथिल इथाइल एमीन आ गया, ये आपका इथाइल एमीन आ गया। जब भी मैंने आपको 2 तरीके करवा रखे 21 30 23 10,
ये आपका छोटा है बिल्कुल, तो ये मिथाइल के लिए आएगा, और ये जब इथाइल ग्रुप है तो उसके लिए ये वाला आएगा। 2310 का मतलब 2 डिग्री सबसे ज्यादा आना चाहिए, यानी आपका डी सबसे ज्यादा आएगा, फिर आपका 1 डिग्री आएगा, यानी आपका सी ऑप्शन आएगा। अब देखो इनमें ये बी कम क्यों आ रहा है सर, ये पीएच है, पीएच क्या लगाएगा सर, माइनस एम प्रभाव लगाएगा और माइनस आई लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिसकी वजह से क्षारीयता कम हो जाएगी। इसके बाद बी आएगा, वो एक लोन पेयर जा रहा है रेजोनेंस में, इसकी वजह से सबसे कम आएगा, तो डी सी बी ए यानी आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो भी अभिक्रिया OHCH3 है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हो, ये क्या कराएगा, युग्मन करता है, क्या करता है भाई, युग्मन करता है, और कहां करेगा, ये सीधी सी बात है, OH ज्यादा डोमिनेट करेगा तो OH के पैरा पोजीशन पे करेगा, क्योंकि इसका पैरा पोजीशन फुल है तो ये क्या करेगा, OH के ऑर्थो पोजीशन पे कर देगा, तो OH का ऑर्थो पोजीशन कौन सा आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। फिर देखो ZnNaOH की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, तो हाइड्रोजो बेंजीन बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, हाइड्रोजो बेंजीन बना देगा। फिर आगे देखो निम्न में से कौन सा विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है, ये अपने सेकंड ग्रेड में भी काम का है। आगे ये मैंने करवा रखा आपको पेनिसिलिन जी, जी फॉर मैंने क्या बोला, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड क्या होते हैं, नैरो माइंड की होती है, क्या होती है, नैरो माइंड की होती है, तो ये आपका विस्तृत स्पेक्ट्रम नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। फिर नोवोलेक क्या होता है सर, नोवोलेक आपका यूरिया और फॉर्मएल्डिहाइड का 3D स्ट्रक्चर होता है भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो यूरिया और फॉर्मएल्डिहाइड का रेखीय नहीं सर, रेखीय नहीं होगा, त्रिक बंधित संघनन उत्पाद बनेगा। फिर देखो वाइनिलिडिन क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है बिल्कुल, से प्राप्त सहबहुलक का नाम क्या होगा, सारन, क्या होगा, सारन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक है, बहुत बार पूछा हुआ, पीएचबीवी, क्या आ जाएगा इसका आंसर, पीएचबीवी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रति अवसाधक, अभी मैंने करवाया था आपको, इतने शानदार ट्रिक के साथ में करवाया था, एंटी डिप्रेशन, कौन सा होता है, इप्रियोनिजाइड, कौन सा होता है, इप्रियोनिजाइड। फिर आगे देखो BeH2 अभिक्रिया में प्रतिबंधी आणविक कक्षक है, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए भाई, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, 115 और 116 दो क्वेश्चन आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो। फिर NH3 में आपको क्या पूछा हुआ है, पॉइंट ग्रुप, इसका आंसर क्या आ जाएगा, C3V, क्यों आएगा, NHHH, यहां से देखो आप ऊपर से आप घुमाओगे इसको तो ये C3 यानी 120 डिग्री एंगल से आपको दिखेंगे, तो C3 आ जाएगा। D क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्लेन में आप घुमा रहे हो उसके आपका जैसे आपका ये है, जिस ये प्लेन लगा रहे हो इसको परपेंडिकुलर आपका प्लेन कटना चाहिए, नहीं कट रहा है ना इसमें, क्योंकि इस ऊपर लोन पेयर है, नीचे हाइड्रोजन ग्रुप है, दोनों समान ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे डी नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ C3V आएगा। फिर देखो आणविक कक्षक के आधार पे AH2 प्रकार के अणुओं में आणविक कक्षक यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो अणु की ज्यामिति क्या होगी, देखो AHH, यदि ये बोल रहे 4 है तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें काम आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें काम आ गए, तो ये आपको रेखीय दिखेगा, कैसा दिखेगा, रेखीय दिखेगा। और यदि 4 से अधिक हो तो एक लोन पेयर होगा, सपोज करो, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, कोणीय स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि जब 4 है तो आपको रेखीय होनी चाहिए, और 4 से अधिक है तो आपकी कोणीय होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दोनों दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, दोनों आपके सत्य है। फिर 22 इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाली स्पीसीज है, कुछ नहीं करना आपको, देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों समान नहीं हो सकते, कार्बन और नाइट्रोजन, N- का मतलब होता है ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होती वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर देखो O और नाइट्रोजन माइनस, N- का मतलब 7 1 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का मतलब भी होता है 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे इसको O2 कैसे तोड़ना है, O2 प्लस O, यहाँ पे आपको N2 प्लस N-, ये तो आपका ऑक्सीजन बन गया, ये तो इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन O2 N2 समान नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। देखो CO2 फिर आपका N3 माइनस। अब देखो कार्बन, कार्बन में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, 6 दूनी 12 और 4 16 हो गए। इसमें देखो नाइट्रोजन में होते 5, तो 3 5 5 5 5 यानी 3 नाइट्रोजन है, तो 15 और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ जाएंगे 16, इन दोनों में क्या होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके समान होंगे। फिर पाई एलाइल लिगेंड, यानी ये ऐसा लिगेंड होता है भाई, ऐसे यहाँ पे CH2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पाई एलिल लिगेंड, एलिल लिगेंड। अब देखो यदि सिर्फ कोवलेंट अपन थ्योरी ले, इसमें दो थ्योरी काम में आती है, कोवलेंट और आयनिक। कोवलेंट ले तो सिर्फ ये काम करता है, आयनिक ले तो ये तीनों काम करेंगे, आयनिक में ये तीनों काम करेंगे, कोवलेंट में सिर्फ डबल बॉन्ड काम करेगा। तो कोवलेंट में इसकी एप्टिसिटी 2 आती है, जबकि आयनिक में इसमें एप्टिसिटी 3 आती है, तो ये क्या हो गया, नीटा 3 आ जाएगा, नीटा 3, नीटा 1 नहीं आएगा, नीटा 3 आएगा। और पहले दिया हुआ सहसंयोजक, तो सहसंयोजक में 2 आएगा और आयनिक मॉडल में आपका 3 आएगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। फिर देखो FeCO5, FeCO5, FeCO5 का क्या होता है संकरण, सर DsP3 होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि 5 है
5 कार्बन के लिए आपको या तो sp3d होना चाहिए या फिर dsp3 होना चाहिए। और ये आपको मैंने करवा भी रखा है, टेस्ट में भी दे रखा है कि इसको आपको ध्यान में रखना है। FeCO5 क्या होगा, dsp3 इसमें संकरण होगा। आगे देखो CH3 MgBr CH2 की रिएक्शन करवानी है। अभी देखो CH3 क्या होगा, माइनस MgBr पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन CS डबल बॉन्ड, यानी इसको आप ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S, ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा CH3, सॉरी क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा तो C, फिर ये आपका ऐसे बॉन्ड टूटेगा S माइनस डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा MgBr, ये यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये मेथिल ग्रुप लग गया, मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया, तो ये आ जाएगा मेथिल मैग्नीशियम सल्फाइड। क्या बन जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम सल्फाइड। फिर R3SNX, बिल्कुल सही बात है, ये ऑर्गेनोटिन कंपाउंड बोलते हैं इसको, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। इसका यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज अपने फंगिसाइड में किया जाता है, कवकनाशी में इसका यूज करते हैं। फेरोसिन, फेरोसिन क्या होता है सर, सैंडविच होती है फेरोसिन की स्ट्रक्चर। देखो फेरोसिन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ये आपका फेरोसिन। ठीक है, 500 डिग्री ताप के ऊपर स्थायी होता है, बिल्कुल सही बात है। सैंडविच के समान होती है क्या, बिल्कुल सर सैंडविच के समान ही है। प्रतिचुंबकीय है क्या, बिल्कुल। NaOH जल के साथ में अघुलनशील है, NaOH के साथ और जल के साथ में अघुलनशील है, ये बात तो इसकी सही है। प्रतिचुंबकीय भी होता है, सैंडविच भी होता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है भाई, ताप के ऊपर स्थायी नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट के ऑप्शन सही आ जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही ऑप्शन है। अम्ल जल अपघटन अभिक्रिया में उत्पाद में आपको दिया हुआ है सब कुछ, इतना दिया हुआ है, वास्तविक दर पूछ ली इसने, क्या पूछ ली, वास्तविक दर पूछ ली। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दे दी है, आपका रेट क्या होता है इसमें, देखो रेट ये होता है K इंटू A इंटू H2O इंटू H प्लस, ये आप रेट में लिखते हैं। लेकिन ये बोल रहा है एपिरेंट, एक अलग आपकी एपिरेंट रेट कांस्टेंट होता है। एपिरेंट रेट कांस्टेंट में हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे हम A नहीं लेते, तो एपिरेंट वाले क्या होता है, एपिरेंट वाले में हम क्या करते हैं, एपिरेंट वाले में सर रेट लिखते हैं हम K इंटू H2O इंटू H प्लस। ठीक है, आपको ये कितनी दे रखी है 1.35 इंटू 10 की पावर माइनस 5, सॉरी H2O नहीं A, यहाँ पे एपिरेंट में क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। अब हमें इसको H2O की कंसेंट्रेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना सही हो जाएगा। अब H2O की हमें पता है, जब आपका 1 लीटर हो तो H2O की डेंसिटी 1 होती है, तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होती है 55.5 होती है। जब इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होती है 55.5 होती है, तो इस रेट को यदि एपिरेंट रेट को 1.35 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसको यदि 55.5 से मल्टीप्लाई कर दे, 55.5 इंटू H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके क्या हो जाएगी, ओरिजिनल रेट आ जाएगी, ट्रू रेट आ जाएगी। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी ट्रू रेट कितनी आ जाएगी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका। निम्नलिखित प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपको दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 से 2HCl, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो भाई इस ऑप्शन को आप बार बार पढ़ोगे तो आपको देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्वांटम 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 होती है। Cl2 अणु प्रकाश के अवशोषण से प्रारंभ होती है, ड्रेपर प्रभाव लगता है, लेकिन ऑक्सीजन की अभिक्रिया सांद्रता के समानुपाती नहीं होती, ऑक्सीजन की सांद्रता के समानुपाती नहीं होगी। आगे देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने सेकंड ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा भी रखा है, ये अपने थोड़ा काम का है। तो देखो इन्वर्टेज, इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, यानी आपका इसमें 4 रहेगा। फिर डाइस्टेज क्या करेगा सर, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। पेप्सिन अपने पेट में होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टेज यानी माल, माल क्या होगा सर, माल्टे से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को बोलते हैं। तो यह गया 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका आ जाएगा। फिर देखो 128 नंबर, अनंत तनुता पर कुछ यौगिकों को मोलर चालकता दी हुई है, आपको NH4OH की पूछी हुई है, कैसे निकालोगे सर, NH4OH की कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम सर करेंगे NH4Cl की निकालेंगे, प्लस फिर हम क्या करेंगे BaOH की होल ट्वाइस करेंगे, माइनस क्या करेंगे BaCl2 करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे Cl2 है, हमें चाहिए Cl, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। फिर इसमें OH है, हमें क्या चाहिए, एक अकेला OH चाहिए, यहाँ पे 2 OH है, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो Ba/2 है, ये माइनस Ba/2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये OH बच जाएगा, ये Cl गएगा, ये आपका Cl यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपको ऐसा करना है। तो NH4Cl कितना है 130, प्लस BaOH की कितने 460, 460 बटा 2 यानी 230, माइनस BaCl2 240, यानी इसको आधा करोगे तो 120, तो ये आ जाएगा 110, यानी 10 बच गया, 240 इसका आंसर आ जाएगा, 240 फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है।
आगे देखो अन्य तन्यता पर Na प्लस और Cl माइनस की मोलर आयनिक चालकता आपको दी हुई है और Na प्लस और Cl माइनस के ट्रांसपोर्टेशन नंबर है। तो देखो हमेशा आपको याद रखना है ट्रांसपोर्टेशन नंबर में क्या होता है, ऊपर यदि पॉजिटिव अपॉन नीचे टोटल, बस ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव की कंडक्टेंस अपॉन टोटल कंडक्टेंस, पॉजिटिव कंडक्टेंस अपॉन टोटल कंडक्टेंस। अब देखो Na प्लस की कितनी है, सिर्फ 50.11 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन टोटल कितनी होगी, सिर्फ 50.11 प्लस 76.34, ये कॉमन आ जाएगा 10 की पावर -4। आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50.11 अपॉन 126.45 और 10 की पावर -4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा 0.396। और टोटल क्या होगी, टोटल Na प्लस प्लस Cl माइनस की 1 के बराबर होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ Cl माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ Na प्लस, यानी 1 माइनस 0.396, तो ये आ जाएगा 0.604। Na प्लस प्लस वालों का कितना आ रहा है 0.396, माइनस वालों का कितना आएगा 0.604। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन अपना सेट बैठ रहा है। दी गई अभिक्रिया के लिए आपको ई सेल पूछा हुआ है, ई नोट सेल पूछा हुआ है, ई नोट सेल इसमें निकालना है। क्या करना है भाई, सर ये वो सेम बात मैंने ये रिएक्शन सेम की सेम ऊपर कराई है। देखो यहां से ई सेल ऑफ Zn से Zn प्लस 2 प्लस ई ऑफ Hg प्लस से Hg, Zn से Zn प्लस 2, ये आपको दिया हुआ Zn प्लस 2 से Zn, हमें चाहिए Zn से Zn प्लस 2, यानी इसका उल्टा चाहिए 0.76 प्लस Hg प्लस से Hg, Hg प्लस से Hg, ये क्या दिया हुआ Hg प्लस से Hg यानी सेम दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो 1.56 आ जाएगा, प्लस में आएगा ये 1.56। जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार कौन सा कथन है सही नहीं है, ये म्यू जेड टी का फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है, क्या होगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, कांस्टेंट है एच पे। आदर्श गैस के लिए इसका मान 0 होता है, ये बात बिल्कुल सही है। टेम्परेचर के साथ साथ में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होगा इसमें, सभी गैस ताप में परिवर्तन दिखाएगी, इसको छोड़ो आप, ये सभी गैस ताप में, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा टी में परिवर्तन होगा। और यदि आपका ताप में परिवर्तन होगा तो दाब में भी परिवर्तन होगा, ये बात सही है। और एक आदर्श गैस के लिए व्युत्क्रम ताप पर शीतलन प्रभाव प्रकाशित करेगा नहीं। देखो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम ताप का मतलब होता है जहां पे म्यू जेड टी बराबर 0 हो, और हमें ये पता है आदर्श गैस के लिए क्या होता है, आदर्श गैस के लिए म्यू की वैल्यू 0 होता है, जबकि ये बोल रहा है आदर्श गैस के लिए आपका क्या होना चाहिए, व्युत्क्रम ताप दिखाना चाहिए। नहीं, व्युत्क्रम ताप का मतलब होता है म्यू जेड टी 0 और आदर्श गैस का भी मतलब होता है म्यू जेड टी 0, यानी ये आपका 0 होगा तो कौन सा शीतलन, कोई शीतलन नहीं दर्शाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका गलत आंसर है। कम ताप पर ठोसों की उष्माधारिता के लिए डिबाई का तृतीय योग क्या होता है, Cv बराबर A/T³, सीधा सीधा आंसर। फिर आगे देखो अधोलिखित अभिक्रिया के लिए मानक एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, मानक एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, ये देखो N2 प्लस O2 से 2NO बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि एंट्रोपी आपका क्या आएगा, नेगेटिव में आएगी। एंट्रोपी नेगेटिव में यानी सीधा सीधा आपको कुछ पेन ही नहीं उठाना, सीधा सीधा ये ऑप्शन आ जाएगा। भाई आपका जब 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी नेगेटिव आएगी, और कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड कौन सा हो गया, C2H5 आई, इसकी अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड यानी C2H5ONA के साथ में कराने पर क्या होगा भाई, ये O नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, I को रिमूव कर देगा, C2H5O C2H5 आ जाएगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है सर, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और I माइनस को हटा रहा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार की हो गई, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनोल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एसीटो एसीटेट से अभिक्रिया करके क्यूमेरिन देता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है भाई, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, क्यूमेरिन देता है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, पंचमान, कौन सी होती है, पंचमान कंडेंसेशन। फिर देखो निम्नलिखित एलाइड को SN1 क्रिया विधि के संदर्भ में उसके जल अपघटन के रूप में व्यवस्थित कीजिए। देखो जल अपघटन किसका ज्यादा होगा, जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यानी आपका ये Br तुरंत हट जाएगा और इसकी जगह के OH जुड़ जाए, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ कार्बोकेटाइन और यहाँ कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ कार्बोकेटाइन कुछ नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ ये CH3 क्या करेगा, प्लस I भी देगा और अल्फा हाइड्रोजन भी 3 देगा। यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन कितना देगा, 2 देगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना देगा, 1 देगा। हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी BCDA यानी सेकेंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। फिर देखो निम्नलिखित एल्कोहल का निर्जलीकरण के प्रति सुगमता का घटता क्रम है, यानी आपका OH जितना ज्यादा तेजी से हटेगा तो वो, यानी यहाँ से जो OH हटने के बाद में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो उसका क्या होगा, एल्कोहल का निर्जलीकरण फास्ट होगा। निर्जलीकरण का मतलब भी OH को हटाना है, तो OH कब हटेगा, जब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो एक तो यहाँ पे OH आएगा, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज देखो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये OH तुरंत हट जाएगा, यानी D सबसे ज्यादा आएगा। फिर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री पे है,
ये आपका 1 डिग्री पे है, ये आपका 2 डिग्री पे, तो उसके बाद में 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर 1 डिग्री वाला है, फिर आपका सॉरी उसके बाद 2 डिग्री वाला है, फिर 1 डिग्री वाला है, तो आंसर आ जाएगा DBAC। DBAC DBAC यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अधोलिखित अभिक्रिया में देखो भाई सिग्माट्रोपी का एग्जांपल है, और सिग्माट्रोपी हमेशा कैसे चेक करते हैं, जो भी आपका ग्रुप जुड़ा है उससे पहले वाला कार्बन देखो, इस कार्बन 1 2 और 3 कार्बन है, यहाँ पे क्या है 1 और 2 ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं 2 वाला 2, और यहाँ पे कितने हैं 3, तो 2 3 सिग्माट्रोपिक यानी 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। फिर इपोक्साइड, इपोक्साइड क्या होता है सर, ये इपोक्साइड है, और इसको आपको कोई बेस है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इपोक्साइड खुल जाएगा, और हमें पता है कि इपोक्साइड ये क्या है सर, ये आपका क्या है सर, ये 2 डिग्री है ज्यादा से ज्यादा, हालांकि ये 1 डिग्री में काउंट होगा टूटने के बाद में, तो ये 1 डिग्री में होगा, और 1 डिग्री के लिए कौन सी रिएक्शन होती है SN2, हमेशा आपको बेस कैटेलाइज्ड होता है वो SN2 रिएक्शन देता है, कौन सा देगा भाई SN2 रिएक्शन देगा। जब मीजो 3,4 डाई मेथिल 1,5 डाई हेक्सेन का कोप पुनर्विन्यास किया जाता है तो मुख्य उत्पाद होगा। आपको इसमें प्रोडक्ट नहीं पूछा हुआ, इसमें आपको पूछा हुआ कौन सा बनेगा, सिस सिस बनेगा या ट्रांस ट्रांस बनेगा, तो इसमें आपका कौन सा बनेगा, एक ई बनेगा, एक आपका जेड बनेगा, एक समपक्ष बनेगा, एक आपका विपक्ष बनेगा, यानी फोर्थ आंसर इसमें आएगा। फिर देखो IR पे आया हुआ है, अवरक्त विकिरण के लिए कांच अपारदर्शक होता है, अतः इन विकिरणों को आंशिक रूप से परावर्तित तथा आंशिक रूप से अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु उष्मा को संग्रहित कर लेते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शक होते हैं, परंतु उष्मा विकिरणों के लिए नहीं। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार के लिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसको आप एक बार के लिए 2 क्वेश्चन पहले हमने छोड़ दिया, एक क्वेश्चन इसका आंसर छोड़ देते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन आपको एक बार क्या है, ये जो फोटोकेमिकल हो गया या फिर आपका ऑर्गेनो फोटो ये पेरिसाइक्लिक हो गई, इनको अपन क्या करेंगे, ये फर्स्ट ग्रेड में है, इनको थोड़ा सा डिटेल में करवाना पड़ेगा, जब कभी हमें टाइम मिलेगा तो यूट्यूब पे समझाएंगे, उसके बाद में आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, पाइसमेट्री प्लस पाइसमेट्री। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, देखो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन को आप लिख लिया करो पहले CC, फिर एक पे भी Cl, फिर 2 पे भी Cl। अब इसमें NMR स्पेक्ट्रम, जितने टाइप्स के आपको कार्बन होंगे उतनी प्रकार के इसमें स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो देखो भाई इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन, तीनों आपके समान प्रकार के दिखेंगे, यहाँ आपका 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपके तीनों एक सिग्नल देंगे, तो एक सिग्नल यहाँ से आएगा, फिर एक सिग्नल ये देगा, एक सिग्नल यहाँ से आएगा, ये 2 हाइड्रोजन, क्या इसको मैं H को मैं यहाँ से D से कन्वर्ट करूंगा, यानी D से मैं इसको चेंज करूंगा, तो क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है, क्या नहीं होगा सर, यहाँ पे यदि एक कोई दूसरा ग्रुप लगा होता फिर इसमें जरूर इसमें चेंजमेंट आ जाएगा, तो इसकी वजह से ये क्या आएगा, NMR सिग्नल इसमें 3 आ जाएंगे टोटल। ओजोन परत अवक्षय की श्रृंखला अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती मूलक है, बहुत बार ये तो सीधे अपने NCERT का क्वेश्चन है, ClO बनता है, भी इसमें क्या बनता है, ClO बनता है। अब अंटार्कटिका में ग्रीष्म ऋतु है, तो आपको पता है जब यहाँ पे ClO है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला रिएजेंट आना चाहिए, इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है ClONO2, हालांकि इसमें N2 दे रखा है, लेकिन ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है इससे आपका आंसर हो जाएगा ClON2। आगे देखो भाई प्रोटॉन एल्डिहाइड में लैम्डा मैक्सिमम दे रखा है, लॉग ई मैक्सिमम दे रखा है, संक्रमण के प्रकार को पहचानिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। प्रोटॉन एल्डिहाइड में लैम्डा मैक्सिमम बराबर 220 और लॉग ई मैक्सिमम बराबर 4.17। जब अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको करवा रहा था तो मैंने आपको सोलवेंट का इफेक्ट्स उस टाइम मैंने करवाया था, एब्जॉर्प्शन बैंड, यदि आपका ई मैक्सिमम 100 से नीचे हो, ई मैक्सिमम 100 से नीचे हो तो कौन सा बैंड होता है, आर बैंड होता है। कौन सा बैंड होता है भाई, आर बैंड होता है, वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ भाई। प्रोटॉन एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसमें पाई बॉन्ड भी है, पाई टू पाई ट्रांजेक्शन भी होगा, चूंकि यहाँ पे लोन पेयर भी है तो यहाँ पे N2 पाई ट्रांजेक्शन भी होगा। अब आपको पहचान करनी है, बी बैंड है, आर बैंड है, के बैंड है, कौन सा बैंड है। के बैंड में तो आपका ई मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो, यदि 10,000 से ज्यादा हो तो आपका क्या होगा, के बैंड होगा, 10,000 से ज्यादा हो तो आपका के बैंड होगा। लेकिन आपका यदि आपका ई मैक्सिमम 100 से नीचे हो तो आपका कौन सा बैंड होगा, आर बैंड होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर बैंड इसका आंसर आ जाएगा। N2 पाई स्टार आर बैंड, क्योंकि इसका ई मैक्सिमम 4.17 है जो कि 100 से नीचे है, तो इसके लिए आपको कौन सा बैंड आ जाएगा। इसमें ट्रांजेक्शन देखो N2 पाई स्टार या फिर पाई टू पाई स्टार आएगा, N2 सिग्मा स्टार नहीं आएगा,
अब देखो N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार या फिर पाई 2 पाई स्टार, के बैंड इसमें वैसे नहीं आएगा। अब बी और आर बैंड में कौन सा बैंड आएगा? आर बैंड इसमें आएगा। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित यौगिकों के लिए न्यू सी बराबर 0 तनन अवशोषण का सही क्रम है। यानी आपको ये बोल रहा है स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन आपको इसमें पहचान करनी है, कौन सा इसका ऑर्डर सही है। तो देखो आपको स्ट्रेचिंग कैसे निकालते हो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए न्यू का मान भी ज्यादा होगा। जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए न्यू का मान ज्यादा होगा। अब यदि ये लोन पर इधर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपका यहाँ से रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस ये इधर जाएगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। तो यदि आपका रेजोनेंस ज्यादा है तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये आपका कमजोर बॉन्ड होगा, और ये कमजोर बॉन्ड होने का मतलब इसकी न्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी न्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा किसमें? सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये अपने लोन पेयर आसानी से देगा। इसका मतलब क्या होगा? इसी में रेजोनेंस अच्छा होगा, यानी रेजोनेंस ए में ज्यादा होगा, फिर बी में, फिर सी में। लेकिन इसमें आपको पूछा हुआ है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्रम। तो देखो अवशोषण का क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। अवशोषण का क्या क्रम होगा? सी बी ए। क्या आंसर आएगा? सी बी ए, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। सी बी ए यानी आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में देखो 148 ये अपने काम के नहीं है। तो केमिस्ट्री के अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन एजुकेशन मैनेजमेंट से आए हैं, बाकी 140 क्वेश्चन अपने केमिस्ट्री के आए हैं, जिसमें से यू मान के चलो 100 क्वेश्चन अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस से उठाए हैं। इन 100 में से आप यकीन करना 90 क्वेश्चन अपने डायरेक्ट अपनी कॉपी से आए हैं, डायरेक्ट जो मैंने आपको रजिस्टर में लिखवाया है वहां से क्वेश्चन आए हैं। पहली बार मैंने सेकंड ग्रेड के लिए केमिस्ट्री कोर्स लॉन्च किया था, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है। कोई साथी यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और अभी तक हमारे से नहीं जुड़ा है तो मैं इसका टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो। और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे केमिस्ट्री कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको भी टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए, क्योंकि देखो इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन पेपर आता है तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो साथी नए हैं उनको अभी कोर्स लेने की बजाय वो टेस्ट सीरीज ज्यादा ले। टेस्ट सीरीज पे आपको विशेष फोकस करना है, एक एक क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि आपका कोई गलत हो रहा है तो आपको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से उसको चेक करना है, कहाँ आपकी गलती हो रही है, उस क्वेश्चन की गहराई तक जाना है। यदि आप सारे क्वेश्चन की गहराई तक जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और यदि आपको इजी पेपर आ जाएगा फिर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों, यदि आपके इस पेपर में काट पीट के 120 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो यू मान के चलो आप बहुत ज्यादा सेफ हो, सिलेक्शन की रेस में हो। क्योंकि इस बार थोड़ी सी पोस्टें कम है तो हो सकता है कंपटीशन ज्यादा हो, लेकिन फिर भी 310 315 नंबर जिसके आ रहे हैं दोनों पेपर में, तो वो यू मान के चलना सिलेक्शन उसका कंफर्म हुआ है। 320 नंबर किसी के आ रहे हैं तो यू मोटा यू मान के चल सकते हो, आपका लगभग आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ लोगों के रिव्यू लूंगा जो हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे रिव्यू लेने के बाद में एक वीडियो में आपको मेरिट पे लेके आऊंगा, जल्दी आपके बीच में मेरिट पे लेके आऊंगा। सबके रिव्यू के आधार पे अपन बात करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।